हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मीनेश यादव है। और आज जो हमारा चल रहा था एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज वही आगे चालू करेंगे। वो चैप्टर चल रहा था हमारा अध्याय पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो उसका जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है दोहरा निषेचन या द्विवीय निषेचन। यहीं तक हम छोड़ के गए थे पिछली क्लास में, तो यहीं से चालू करेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। देखते हैं दोहरा निषेचन क्या है या द्विवीय निषेचन क्या है दिया हुआ है। एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में दो नर युग्मक मुक्त किए जाते हैं। इनमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और केंद्र के साथ संगलित होता है, जिससे युग्मक संलयन पूर्ण होता है, जिसके परिणाम में एक द्विगुणित कोशिका युग्मन जाइगोट की रचना होती है। दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित दो ध्रुवीय न्यूक्लीय केंद्रकी की ओर गति करता है और उनसे संगलित होकर त्रिगुणित प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। जैसा कि इसके अंतर्गत तीन अगुणित न्यूक्लीय केंद्रकी सम्मिलित होते हैं, अतः इसे त्रिसंलयन कहते हैं। क्या कहते हैं त्रिसंलयन कहते हैं। क्यों कहते हैं त्रिसंलयन? क्योंकि जो तीन अगुणित केंद्रक होते हैं, केंद्रकी होते हैं, इसलिए। ठीक है, फिर आगे देखिए। क्योंकि एक पुटी भ्रूणकोश में दो प्रकार के संलयन संलग्न युग्मक संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, अतः इस परिघटना को दोहरा निषेचन कहते हैं। दोहरा निषेचन क्यों कहते हैं? क्योंकि युग्मक संलयन होता है और एक क्या होता है, त्रिसंलयन होता है। आगे देखिए, जो कि पुष्पी पादपों के लिए एक अनूठी घटना है। क्या है? अनूठी घटना है। त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका बन जाती है तथा भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगती है, जबकि युग्मनज एक भ्रूण के रूप में विकसित होता है। जो प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका है वो क्या बनती है? त्रिसंलयन होता है, वो क्या बनता है? भ्रूणकोश। और जो युग्मनज बनता है वो क्या बनता है? भ्रूण बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे इसमें आप देख सकते हो कि इसमें क्या है, भ्रूणकोश जो है वो इसमें कुछ दिया हुआ है। एक द्विबीजपत्री के भ्रूणकोश कैसे विकास होता है, ये गोलाकार होते हैं। पहले युग्मनज, फिर गोलाकार भ्रूण, हृदयाकार भ्रूण, फिर परिपक्व भ्रूण के रूप में दिया हुआ है। फिर आगे हम देखते हैं कि निषेचन पश्चात संरचना एवं घटनाएं, मतलब निषेचन के बाद में जो घटनाएं और संरचनाएं होती है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो क्या दिया है, ऊपर वर्णित किए गए दोहरे निषेचन के अनुपालन या अनुहरण में भ्रूणपोष एवं भ्रूण के विकास की अगली घटना क्रम में बीजांड के परिपक्व होकर बीज में बदलने तथा अंडाशय को फल के रूप में विकसित होने की सभी घटनाओं को सामूहिक रूप से निषेचन पश्चात घटना के नाम से जाना जाता है, मतलब निषेचन के बाद में जो घटनाएं होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें दिया हुआ है सबसे पहले भ्रूणपोष। क्या दिया हुआ है? भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या होता है? ठीक है, देखते हैं। भ्रूणपोष का विकास भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है। क्यों? प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बार बार विभाजित होती है तथा एक त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक की रचना करते हैं। इन ऊतकों की कोशिकाएं संरक्षित खाद्य सामग्री से पूरित होती है और विकासशील भ्रूण की पोषकता के लिए उपयोग किए जाते हैं। सर्वाधिक सामान्य प्रकार के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नामक भ्रूणपोष विकास उत्तरोत्तर केंद्रकी न्यूक्लियर विभाजन से गुजरकर मुक्त न्यूक्लिय केंद्रक के रूप में पैदा होता है। फिर आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, भ्रूणपोष के विकास की इस अवस्था को प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म अर्थात मुक्त केंद्र के भ्रूणपोष कहते हैं। इसके सापेक्ष ही भ्रूण कोशिका भित्ति रचना स्थान लेती है और भ्रूणपोष कोशिकीय बन जाता है। कोशिकीकरण से पहले मुक्त न्यूक्लियाई की संख्याओं में व्यापक भिन्नता होती है। एक कच्चे नारियल का पानी जिससे आप परिचित हो, और कुछ नहीं भी, बल्कि यह मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष जो हजारों न्यूक्लियाई से बना है और इसके आसपास का सफेद गुदा गिरी कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष दो प्रकार के होते हैं, कोशिकीय और केंद्रकीय। कोशिकीय भ्रूणपोष के एग्जाम्पल कौन है? तो कच्चे नारियल का पानी। और जो कोशिकीय भ्रूणपोष कौन है? तो वो है जो सफेद गुदा था नारियल का खाने वाला। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे दिया हुआ है, बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण जैसे मटर, मूंगफली, सेम आदि द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। फिर परिपक्व बीज में विद्यमान रहता है, जैसे कि अरंडी और नारियल में। ठीक है, परिपक्व होने पर भ्रूणपोष नहीं बचता। इसके एग्जाम्पल क्या है? मटर, मूंगफली, सेम। ये नीट में बहुत ज़्यादा पहले भी पूछा गया है और अभी भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। और जो परिपक्व उसके होने के बाद भी रह जाता है वो कौन है? अरंड और नारियल। ठीक है, और इसे बीज अंकुरन के समय इस्तेमाल किया जाता है। यदि अरंडी, मटर, सेम, मूंगफली आदि के बीज या नारियल के फल को खोले और प्रत्येक में भ्रूणपोष को देखे और पता करें क्या भ्रूणपोष अनाज, गेहूँ, चावल तथा मक्के में विद्यमान है, तो मक्के में और गेहूँ में नहीं होता है, जब एक्चुअली दाल में, सेब में ही देखा जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देख सकते हैं। आगे दिया हुआ है भ्रूण के बारे में। अब हम देखेंगे भ्रूण। क्या देखेंगे? देखने वाले भ्रूण। तो क्या दिया हुआ है? भ्रूणकोश या पुटी के बीजांड द्वारी सिरे पर विकसित होता है, जहाँ पर युग्मनज स्थित होता है। अधिकतर युग्मनज तब विभाजित होते हैं जब कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष विकसित हो जाता है। यह एक प्रकार का अनुकूलन है ताकि विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्राप्त हो सके। यद्यपि बीज में व्यापक भिन्नता होती है, भ्रूण विकास भ्रूणोद्भव की प्राथमिक अवस्था चरण एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों ही में समान होती है। इसका एक उदाहरण है, मतलब एक चित्र दिया हुआ है, देख सकते हो आप। इसमें दिया हुआ है, ये रहा भ्रूण के बारे में, जो गोलाकार भ्रूण था, परिपक्व भ्रूण था, उसके बारे में, जो कि हम पहले भी चित्र देख चुके हैं। उसकी साइकिल है, मतलब कि कैसे कैसे परिपक्व होता है। फिर आगे दिया हुआ है कि युग्मनज प्राक भ्रूण के रूप में वृद्धि करता है और इसके सापेक्ष ही गोलाकार, हृदयाकार एवं परिपक्व भ्रूण में वृद्धि करता है। ये चित्र हम जस्ट ऊपर देखे थे, चित्र 1.13 वाला। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक प्रारूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष धुरी तथा दो बीजपत्र समाहित होते हैं। बीजपत्र के स्तर से ऊपरी भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन एपिकार्टिल बीजपत्र परिक होती है, जो प्रांकुर या स्तंभ सिरे पर प्रायः समाप्त होती है। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, इसमें जो दिया हुआ है स्केलेटन दिया है, ये चित्र बहुत ही ज़्यादा याद रख लेना। एक प्रारूपी द्विबीजपत्री घास का है ये। तो ये वाली चीज़ें प्रांकुर, बीजपत्र, मूलांकुर, मूलभोग, क्या क्या चीज़ें, क्योंकि ये चित्र सीधे नीट में आते हैं। और नीट में से जैसे कि इसमें से ये वाला नाम हटा देगा, ये ऑब्जेक्ट में दे देगा, ये वाला हटा सकता है, ये वाला दोनों में से कोई बैठा देगा। फिर इसी तरह से इसमें भी स्केलेटन हटा दे, सॉरी स्कूटेलम हटा दे, प्रांकुर हटा दे, कारक हटा दे और नाम पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? बीज पत्राधार में बीज पत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन
जो कि मूलांत सिरा या मूलज के शीर्षस्थ शीर्षांत पर समाप्त होते हैं। यह मूल शीर्ष एक ढक्कन द्वारा आवृत होती है जिसे मूलगोप कहते हैं। ठीक है, हम मूलगोप के बारे में भी देखें, जैसे कि इसमें ये वाला है। ठीक है, मूलगोप नीचे देता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। एक बीजपत्री भ्रूण, ये एक बीजपत्री भ्रूण केवल एक बीजपत्र होता है। घास परिवार में बीजपत्र को स्कूटेलम प्रेशर कहते हैं, जो भ्रूणीय अक्ष के एक तरफ पार्श्ववर्ती और स्थित होता है। इसके निचले सिरे पर भ्रूणीय अक्ष में एक गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेदित परत से आवृत होता है, जिसे कोलियोराइजा या फिर मूलांकुर चोल कहते हैं। स्कूटेलम के जुड़ाव के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष के भाग को बीजपत्र परिघ कहते हैं। बीजपत्र परिघ में प्रौढ़ शीर्ष तथा कुछ आदि कलिक अद्य पूर्ण होते हैं, जो एक खोखला पर्णीय संरचना को घेरते हैं, जिसे प्रांकुचोल कहते हैं। अब हम देख सकते हैं इधर प्रांकुचोल, जो ये चित्र में घास के रूप में जो एक बीजपत्री स्कूटेलम के बारे में हम देखे थे, ये वाली चीज़ें। ठीक है, वही दी हुई जो चित्र में दी हुई थी। ठीक है, जल में कुछ बीजों जैसे कि गेहूं, मक्का, मटर, चना, मूंगफली को रात भर पानी में भिगोए। इसके बाद बीजों को छीले और खोले तथा भ्रूण एवं बीज के विभिन्न भागों का अवलोकन करें। अगर आप ज़्यादातर का नहीं, पर मटर हो सकता है आपके यहाँ, चना हो सकता है, मक्का हो सकता है, या गेहूँ तो की मटर हो सकता है, मूंगफली हो सकती है। तो इसका रात में देख सकते हो कि उसमें मतलब दो अलग हो जाते हैं, उनको तोड़ के कि उसमें क्या एक बीजपत्री द्विबीजपत्री की एग्जाम्पल को अच्छे से आप समझ सकते हो, यानी कि प्रैक्टिकल कर सकते हो। फिर क्या है बीज, हम पहले क्या पढ़ने वाले हैं, बीज क्या है। आवृत बीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम क्या होता है, बीज। सबसे ज़्यादा याद रख लेना, अंतिम परिणाम जो होता है लैंगिक जनन आवृत बीजियों में, वो क्या होता है, बीज होता है। वो इंपॉर्टेंट है, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है और आ सकता है। इसको प्रायः एक निषेचित बीजांड के रूप में वर्णित किया जाता है। बीज फलों के अंदर पैदा होता है। एक बीज में विशिष्ट रूप से बीजावरण, बीजपत्र तथा एक भ्रूण अक्ष अकुआ समाहित होता है। भ्रूण का बीजपत्र एक सरल संरचना होता है। क्या होता है, एक सरल संरचना होता है। वो देख लेते हैं हम। ये बीज का जो बीजपत्र है ये रहा, देख लीजिए आप, ये वाला चीज़ है। ठीक है, ये वाली चीज़ें है, आप देख सकते हो इसमें कि क्या क्या है। बीजपत्र है, स्किटोलम है, इसमें ब्रोंकोइड फल भित्ति है, सारी चीज़ें देख सकते हो आप। इसमें अलग अलग प्रकार के बीजपत्र दिए हुए। ठीक है, ये वाले चित्र में आप देख सकते हो। अब आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। तो आगे है, बीज के आवरण में बीजांड द्वारा एक छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है। बीज अंकुरन के समय ऑक्सीजन एवं जल के प्रवेश को सुगम बनाता है। याद रख लेना, जो बीज के आवरण में बीजांड द्वारा एक छोटे छिद्र के रूप में रह जाता है, वो बीज अंकुरन के समय किसके प्रवेश को सुगम बनाता है, ऑक्सीजन और जल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है, उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है। क्या हो, जल की मात्रा क्या होने लगती है, घटने, तब जब बीज परिपक्व होने लगता है तब। ठीक है, बीज अपेक्षाकृत शुष्क होता जाता है। फलस्वरूप सामान्य चौकते की क्रिया धीमी पड़ने लगती है। भ्रूण निष्क्रियता की दशा में प्रवेश कर जाता है, जिसे प्रसुप्ति कहते हैं। या यदि अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध, पर्याप्त नमी, आर्द्रता, ऑक्सीजन तथा उपयुक्त तापमान होती है, तो वे अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, उग जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं। फिर आगे क्या हुआ है, जैसे जैसे बीजांड परिपक्व होकर बीज बनते हैं, अंडाशय एक फल के रूप में विकसित हो जाता है। अर्थात बीजांड का बीज के रूप में तथा अंडाशय का फल के रूप में रूपांतरित साथ साथ चलता है। याद रखना, ये अंडाशय के रूप में विकसित हो जाता है। जो अंडाशय क्या होता है, फल के रूप में विकसित होता है, बीजांड बीज के रूप में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ें, ये भी नीट में आ चुकी है। ठीक है, क्या दिया, अंडाशय की दीवारों पर फल की दीवार छिलके के रूप में छिलके के रूप में विकसित होती है। कौन, जिसे फल भित्ति कहते हैं। ठीक है, फल अमरूद, आम, संतरे आदि की भांति गुदेदार हो सकते हैं तथा मूंगफली, सरसों आदि की भांति शुष्क भी हो सकते हैं। गुदेदार भी और शुष्क भी हो सकते हैं। बहुत सारे फलों ने अपने बीजों के परिक्षेपण हेतु विविध क्रिया विधियाँ विकसित की है। आप फलों के वर्गीकरण और उनके परिक्षेपण क्रियाओं को याद करें, जिसे आपने पहले की कक्षा में पढ़ा हुआ है। क्या एक अंडाशय के अंदर बीजांड की संख्या तथा फलों के अंदर बीजों की संख्या के बीच कोई संबंध है या नहीं है, ये भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे पढ़ने वाले, आगे क्या दिया हुआ है। अधिकतर पादपों में जब एक अंडाशय से फल विकसित होता है, उसके अन्य पुष्पीय अंश अपभ्रंशित एवं झड़ जाते हैं। हालांकि कुछ प्रजातियों में, जैसे कि सेब, स्ट्रॉबेरी, रसभरी, अखरोट आदि में, फल की रचना में पुष्पाशन भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। इस प्रकार की फली को मिथ्या या आभासी फल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आभासी फल। तो आभासी फल कौन कौन से हैं, तो ये हम देख सकते हैं। इसमें आभासी फल के एग्जाम्पल कौन कौन है, तो सेब है, क्या क्या है, तो वो क्या क्या है देख सकते हो आप। तो वो कौन कौन है, तो सेब है और स्ट्रॉबेरी। कौन कौन है, सेब और स्ट्रॉबेरी, बहुत ज़्यादा याद रख लेना। इसमें भी डायग्राम, पुष्पाशन किसे कहते हैं, ये वाली चीज़ें। फिर इसमें पुष्पाशन, अंडा, बीज, अंतफल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, ये वाली बहुत चीज़ें चित्रों में भी नीट में पहले भी पूछ चुकी है। और एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं, क्या आभासी फल के एग्जाम्पल दे सकते हैं और पूछ सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, अधिकतर फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं और उन्हें यथार्थ या वास्तविक फल कहते हैं। यद्यपि अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन के परिणाम होते हैं, परंतु कुछ ऐसे प्रजाति भी हैं जिनमें बिना निषेचन के फल विकसित होता है। ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहते हैं। तो देखिए, अनिषेक जनित फल कहते हैं, जो कि बिना निषेचन के फल विकसित होता है। इसका एक उदाहरण है केला। केला क्या है, अनिषेक जनित फल है, इसमें निषेचन के बिना ही फल बन जाता है। ठीक है, अनिषेक फलन को वृद्धि हार्मोन के प्रयोग से प्रेरित किया जा सकता है और इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। तो आपने कभी केला खाया होगा तो पता होगा कि केला जो होता है बीज रहित होता है, उसमें बीज नहीं पाया जाता है। आगे देखिए, बीज आवृत बीजियों को अनेक लाभ प्रभावित करते हैं। पहला, जबकि प्रजनन प्रक्रिया जैसे कि परागण एवं निषेचन जल आदि से स्वतंत्र है। बीज की रचना काफ़ी निर्भरतापूर्ण है। इसके साथ ही बीज नए पर्यावासों में प्रसारण हेतु बेहतर अनुकूलन रणनीतियों से युक्त होते हैं तथा प्रजाति को अन्य क्षेत्रों में बचने में मदद करते हैं। जैसा कि इनमें पर्याप्त आरक्षित आहार भंडार होता है। अल्पवयस्क नवोद्भिद तब तक पोषण देते हैं जब तक कि वह स्वयं ही प्रकाश संश्लेषण करने न लगे। युवा भ्रूण को कठोर बीज आवरण संरक्षण प्रदान करता है। लैंगिक प्रजनन का उत्पाद होने की वजह से ये नवीन जेनेटिक वंशीय संपर्क को पैदा करते हैं, जो विविधता का रूप लेते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। बीज हमारी कृषि का आधार है। बीज के भंडारण हेतु परिपक्व बीज का निर्जलीकरण एवं प्रसुप्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे पूरे वर्ष भर खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तथा अगले मौसम के लिए फसल के रूप में उगाया भी जा सकता है। क्या आप बीज के बिना
बीज के बिना या उस बीज के बिना जो तुरंत ही अंकुरित हो जाता है और भंडारित न किया जा सकता है, खेती की कल्पना कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि बीज को हम रखते ही है, उधर से उधर ले जाना पड़ता है। ठीक है। फिर बीज के परिक्षेपण छितराने के बाद वह कितने समय तक जीवित रह सकता है, यह अवधि पुनः व्यापक रूप से भिन्न होती है। कुछ प्रजाति में बीज अपनी जीवन क्षमता कुछ महीनों में ही खो देते हैं। बहुसंख्य प्रजातियों के बीज कई वर्षों तक जीवन अक्षम रहते हैं। कुछ बीजें तो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर विश्व के प्राचीन जीवन अक्षम बीजों के अनेक रिकॉर्ड उपलब्ध है। एक प्राचीन बीज ल्यूपिनस आर्केटिकस है, जिसे अंटार्कटिका टुंड्रा से खनित किया गया था। ये बहुत ज़्यादा याद रखना। फिर एक अनुमानित रिकॉर्ड 10,000 वर्ष की प्रसूति के बाद बीज अंकुरित एवं पुष्पित हुआ था। हाल ही का एक रिकॉर्ड 2000 वर्ष पुराने खजूर के जीवन अक्षम बीज फोएनिक्स डेक्टिलोफेरा का है, जिसे मृत सागर के पास ही किंग हेराल्ड के महल की पुरातात्विक खुदाई के दौरान खोजा पाया गया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। फिर आगे देखिए, पुष्पी पादपों में के लैंगिक प्रजनन के बारे में एक संक्षिप्त अध्ययन पूरा करने के बाद यह अधिक सार्थक प्रयास होगा कि कुछ पुष्पी पादपों को विशाल उत्पादकीय क्षमता का परिज्ञान निम्नलिखित प्रश्नों को पूछकर प्राप्त किया जाए। एक भ्रूण पुटी कोश में कितने अंडे मौजूद होते हैं? एक बीजांड में कितने भ्रूण कोश पुटी मौजूद होते हैं? फिर आगे देखिए, एक अंडाशय में कितने बीजांड मौजूद होते हैं? एक प्ररूपी विशिष्ट पुष्प में कितने अंडाशय होते हैं? एक पादप पर कितने पुष्प मौजूद होते हैं? और ऐसे ही प्रश्न, क्या आप कुछ ऐसे पादपों के बारे में सोच सकते हैं जिनके फलों में बहुत सारी संख्या में बीज मौजूद होते हैं? इस प्रकार की श्रेणी में ऑर्किड फल आते हैं और प्रत्येक फल में 1000 लघु बीज समाहित होते हैं। इसी प्रकार के मामले कुछ परजीवी प्रजातियों के फल जैसे कि औराबेंकी तथा स्ट्राइगा है। क्या आपने फाइकस अंजीर का लघु या सूक्ष्म बीज देखा है? एक छोटे से अंजीर फाइकस के बीज से कितना विशाल पादप तैयार होता है? प्रत्येक अंजीर का पौधा कितने लाख बीज पैदा करता है? क्या किसी अन्य उदाहरण की कल्पना कर सकते हैं जहाँ एक प्रकार से कि एक लघु बीज ने वर्षों तक इस प्रकार का विशाल जैव समूह पैदा किया हो? ठीक है, इसके बारे में देख लिया। अब इसमें देखेंगे हम क्या देखेंगे अभी, असंगजनन एवं बहुभ्रूणता। ठीक है, असंगजनन और बहुभ्रूणता देखने वाले हैं। कह दिया आगे, यद्यपि सामान्य तौर पर बीज निषेचन के परिणाम है, बीज का है निषेचन के परिणाम है। कुछ एक पुष्पी पादप जैसे पादपों जैसे कि एस्ट्रियसई तथा घासों ने बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर ली है, जिसे असंगजनन कहते हैं। याद रख लेना, असंगजनन और निषेक फलन अलग है। जो बिना निषेचन के लिए, ये भी बिना निषेचन के ही होता है, लेकिन क्या होता है, ये बीज पैदा करते हैं और उसमें बीज नहीं भी है। असंगजनन में बीज बनता है और अनिषेक फलन में बीज नहीं बनता। ये याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही अंतर है दोनों में। ज़्यादातर इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं अगर दोनों ऑब्जेक्टिव में दिए, क्योंकि ये भी इसमें थोड़ा ज़्यादा पूछता है, मतलब पूछा गया और आ भी सकता है, क्योंकि नीट PY की संबंधित आते हैं। तो अब आगे दिया है, बिना निषेचन के पैदा हुए फल को क्या कहते हैं? तो यही असंगजनन कहते हैं और वो भी निषेक फलन कहते हैं। इस प्रकार से असंगजनन अलिंगीय प्रजनन है, जो लैंगिक प्रजनन का अनुहारक है। असंगजनीय बीजों के रूप विकास के सैकड़ों तरीके हैं। कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंड कोशिका का निर्माण बिना अर्धसूत्रीय विभाजन के होता है, जो बिना निषेचन के ही भ्रूण में विकसित हो जाता है। प्रायः कई अवसरों पर, जैसा कि बहुत सारे नींबू वंश, सिट्रस तथा आम की किस्मों में, भ्रूणकोश पुटी के आसपास की कुछ बीजांड का एक कोशिका विभाजित होने लगती है और भ्रूणकोश में प्रवृत्त होता है तथा भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती है। इस प्रकार की प्रजातियों में प्रत्येक बीजांड में अनेक भ्रूण होते हैं। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को बहुभ्रूणता कहते हैं। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता। उसमें नींबू भी आ गया है। ठीक है, संतरे के कुछ बीजों को ले और उन्हें मोड़े तथा प्रत्येक बीज के भिन्न भिन्न आकार एवं आकृति के तमाम भ्रूणों का अवलोकन करें। प्रत्येक बीज के भ्रूणों की गणना करें। असंगजनन भ्रूणों की आनुवंशिक प्रकृति क्या होगी? क्या उन्हें क्लोन, एक पूर्वजता कहा जा सकता है? ठीक है, आगे देखिए, बहुत से हमारे खाद्य एवं शाक फसलों की संकर किस्मों को उगाया गया है। संकर किस्मों की खेती ने उत्पादकता को विस्मयकारी ढंग से बढ़ा दिया है। संकर बीजों की एक समस्या यह है कि उन्हें हर साल उगाया या पैदा किया जाना चाहिए। यदि संकर किस्म का संग्रही बीज को बुआई करके प्राप्त किया गया है तो उसकी पादप संतति पृथकृत होगी और वह संकर बीज की विशेषता की यथावत नहीं रख पाएगा। मतलब कि जो हमारा संकर बीज है उसे हर साल उगा के भी, मतलब जैसे कि गाँव में देखे होंगे कि बीज रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं, उसे हर साल एक तरीके से वो करना पड़ता है। फिर यदि यह संकर बीज असंगजनन से तैयार किए जाते हैं तो संकर संतति में कोई पृथक्करण की विशेषता नहीं होगी। इसके बाद किसान प्रतिवर्ष फसल दर फसल संकर बीजों का उपयोग जारी रख सकते हैं और इसे प्रतिवर्ष संकर बीजों को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संकर बीज उद्योग में असंगजनन की महत्ता के कारण दुनिया भर में विभिन्न प्रयोगशाला में असंगजनन की आनुवंशिकता को समझने के लिए शोध और संकर किस्मों में असंगजनित जीन्स को स्थानांतरित करने पर अध्ययन चल रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे, यहीं पे हमारा होता है चैप्टर समाप्त। आगे दिया है सारांश। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस सारांश को पढ़िए, क्योंकि सारांश में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ कुछ नए एग्जाम्पल उदाहरण होते हैं जो कि हम पढ़े अध्याय में एनसीईआरटी में नहीं दिए होते, लेकिन यहाँ पे दिए होते हैं। और पूरा एनसीईआरटी पढ़ा तो उसके बाद समझ में आया कि नहीं। अगर आपको सारांश समझ आ रहा है तो वहाँ से भी आपको समझ में आ गया होगा। और आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आप बोर्ड की भी तैयारी करें, कैसे भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन एक बार देख लेना, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा आपको जितना भी है आगे का वो याद करने को मिलेगा। तो आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप सभी का धन्यवाद। और आप इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो की लिंक शेयर कर दिया करें। और आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नए अध्याय के साथ, और जल्दी ही मैं एक ऑब्जेक्टिव सीरीज चलाने वाला हूँ, यानी कि PY की सीरीज, नीट PY की सीरीज चैप्टर वाइज। तो आप कमेंट करके बताइए कि वो सीरीज चलनी चाहिए नहीं। आप सभी का धन्यवाद।